बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज एक दफ़ा दोबारा हम हाज़िर हैं हालात हाज़िरा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, उसके हवाले से जो कानूनी और आइनी पहलू हैं ख़ुसूसी तौर पे उसको देखेंगे। और उसके साथ जो सियासी हमारा मुद्दा पहले दिन से रहा, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, पहले भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, आज एक दफ़ा दोबारा मौजूद हैं मोहतरम चौधरी इश्तियाक चौधरी साहब, जो एक माहिर कानून भी हैं और उसके साथ-साथ जो ह्यूमन राइट्स के एक रहनुमा भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं इसके हवाले से। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सोसाइटी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। तो आज एक दफ़ा दोबारा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। आज फिर हम अपनी उसी सियासी गुफ्तगू को वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ से हमने पहले दिन आगाज़ किया था, कि इस मुल्क में जो आइन और कानून की सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है। अब दो तरह की यहाँ पे नज़रिए हमारे सामने इस वक़्त मौजूद हैं, ख़ास तौर पे अवाम के सामने हम रखना चाहेंगे, जो अब तक हमने गुफ्तगू की और अभी जो हम करने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा यहाँ पे हमने जो पहले दिन से बयान किया आपके सामने वो ये था कि एक तरफ 40 साल से इस मुल्क में मुसल्लत दर नस्ल लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और इस हाल तक पहुँचाया। उनको तो हम एक साइड पे रख देते हैं। अब दूसरी तरफ जो नज़रिया और जो ख्वाब लेके तब्दीली का खान साहब उतरे, अब उनके साथ हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ हम हमेशा बात करते हैं कि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही निकलेगा, खान साहब चाहे जितनी कोशिश कर लें। वो ये सूरत हाल थी कि खान साहब इस निज़ाम के अंदर रहते हुए तब्दीली चाहते हैं, जो आपके सामने है। जिस तरह के सियासी नुमाइंदे उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से कुछ दूसरी पार्टी से आए, कुछ उन्होंने खरीदे, इधर से कुछ खरीदे, दूसरी तरफ सियासी पार्टियों ने खरीद के अपनी तरफ कर लिए। तो एक सियासी जंग जारी है और वही लोग हैं जो 20-22 करोड़ रुपया लगा के आते हैं और इसी इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए वो अवाम के नुमाइंदे बनते हैं। तो आपके सामने ये सारी सूरत हाल, अब उसी के तहत उसी सारी सियासी जो कुव्वतें हैं, सियासी प्रोटोकॉल्स हैं, उसी के तहत सारी स्ट्रगल खान साहब की जा रही है। लेकिन वो इस सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली चाह रहे हैं। उनकी नीयत पे किसी तरह का शक नहीं हमें, लेकिन जिस सिस्टम और जिस प्रोसेस में वो चल रहे हैं, उसमें किसी हद तक एक बड़ी तब्दीली आना, एक इनकलाब आना, वो तो बहुत दूर की बात है। आपके सामने है जो सूरत हाल अभी तक हो चुकी है। उनकी अपनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने खुद भी कई दफ़ा सिस्टम पे बात की, उनके जितने भी साथ सियासी नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी सिस्टम पे बात की। लेकिन असल उसकी जो मर्ज़ है, जो उसका असल जिसकी तशख़ीस या इलाज हो सकता है, वो इस मुल्क का निज़ाम है, उस पे नहीं आ रहे। अभी हम आज ये सारी बात आपके सामने रखने के बाद अब फिर हम दोबारा उसी बात पे आएँगे। सर, मेरा पहला सियासी जो सवाल आपसे होगा, आपने सियासी हवाले से भी ये ख़ास आप नुक्ता नज़र रखते हैं और वो हालात को बड़े गहराई के साथ देखते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, हमने पहले दिन भी यही बात की थी कि खान साहब उसी तरफ जा रहे हैं और ये लॉन्ग मार्च जब स्टार्ट हुआ तो हमने यही कहा था कि इससे कोई, आपने भी यही आवाम के सामने बात रखी थी, कोई हासिल हसूल नहीं होगा। तो अभी जो इतनी स्ट्रगल खान साहब ने की, सियासी जलसे पूरे 150 जनाब 200 जलसे कर दिए, उसके बाद लॉन्ग मार्च, इतने दिन प्रोसेस, ठीक है, अवाम को एक शऊर मिला, एक सतह तक उनको अवेयरनेस मिलती रही। लेकिन अवाम तो मुआशी तौर पे हालात, आम अवाम में जाएँ तो जो हालात आम बंदे के हो चुके हैं पाकिस्तान में, वो समझने से कासिर हैं। इस वक़्त बड़ी तकलीफ़ में हैं लोग। तो ये तो एक सियासी जंग जारी है और इसका हल अभी तक हमारे सामने लॉन्ग मार्च की सूरत-ए-हाल। अब खान साहब ने जो ऐलान किया, एक बहुत बड़ा जलसा और धरने की कॉल दे के और उसके बाद इस तरह चुप करके उसको नीचे अपना एक एक कानूनी और आइनी तरीके से उसको, कि पहले भी कर सकते थे। लेकिन अब मेरा जो आपसे सवाल है, इस सारी सूरत-ए-हाल को आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं कि इसका कोई नतीजा निकलेगा भी नहीं, निकलेगा या नहीं? ये सियासी पहलू से आप बताना, फिर मैं आइनी पहलू की तरफ से आऊँगा। देखें, खान साहब ने जो स्टेप लिया और ये लेने जा रहे हैं कि जी, जी। असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी जाएँगी और फिर नए इलेक्शन ताकि मजबूर किया जाए। हुँ, हुँ। मौजूदा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में रहते हुए आप 100 दफ़ा भी इंतखाबात करवा लें, ठीक है। आप 500 दफ़ा करवा लें, आप 1000 दफ़ा इंतखाबात करवा लें। हुँ, यही लोग जो है, इन्हीं के जो ख़ानदान हैं, जो जागीरदार आपके ऊपर काबिज़ हैं हुँ, 75 बरसों में, जो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े-बड़े इस्तेसाली सरमायादार हैं, हुँ, वो आएँगे बरसर इक़्तिदार। उसमें आप कोई बड़ा वकील नहीं देखेंगे कि हुँ, वो कोई बड़ा सहाफ़ी नहीं देखेंगे, कोई बड़ा रिटायर्ड प्रोफ़ेसर नहीं देखेंगे, हुँ, कोई, मतलब ये है कि ये तो एक वही इस्तेसाली तबके का एक खेल है। हुँ,
अच्छा, उस इस्तेसाली जो तबके का खेल है, जो रूलिंग एलीट का, जी जो जी। अशराफिया का खेल है, ये जो 98% अवाम है वो इस खेल को नहीं समझ रही। ये घिनौना खेल है। 98% अवाम जो है इस 2% अशराफिया से उम्मीदें लगा के बैठी है कि ये उसके मुल्क के मसाइल हल करेगी, ये उनको यहाँ से निकालेगी। खान साहब जो है इस कौम के मसीहा हैं। मेरी दुआ है कि वो हों, लेकिन हकीकत ये है कि खान साहब की नीयत अकेले की ठीक भी हो तो जो उनके साथ खड़े हैं, मसला तो जो उनके साथ अर्जाक दाऊद हैं, जो शाह महमूद कुरैशी हैं, ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान का ये जो खित्ता है जो हमें मिला, उसमें मुसलमानों के खिलाफ जो है इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। सही। तो ये तो सारे यूनियनिस्ट पार्टी के थे जागीरदार, और ये शामिल हुए जब पाकिस्तान में इन्होंने देखा कि अब बनने जा रहा है, तो ये रातों रात जो है वो कायदे आज़म के पे लब्बैक कहते हुए मुस्लिम लीग में आ गए, और वही बदल बदल कर ये 75 बरसों से ये घिनौना खेल जारी है। खान साहब अगर वाकई चाहते हैं कि वो लेके, तो फिर इस सिस्टम के ज़रिए नहीं आएगा वो। सर जी, उन्हें समझाएगा कौन? ये कैसे बात उनको पहुंचाएं, कैसे समझाएं? देखें, जब तक वो खुद भी निज़ाम पे बात कर चुके हैं कई दफ़ा, क्या हल निकलेगा? देखें, मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने क्या उस समझाना है। असल चीज़ ये है कि जो मास ताकत होती है ना, जो लोगों की ताकत होती है, जिसे हम ताकत का सरचश्मा अवाम कहते हैं, तो उस पे भरोसा करें ना। उस पे भरोसा करके तो उनको फिर लेके आए साथ। मतलब जब हम कहते हैं ना निज़ाम तब्दील करने की बात, तो हम ये कहते हैं कि ये जो अशराफिया की जमहूरियत है, इसको समुंदर बुर्द करें और इसकी जगह अवामी जमहूरियत लेके आए। सही है, जो हकीकी आप अवामी जमहूरियत लेके आए। देखें, केजरीवाल ने वहाँ पे क्या इनकलाब नहीं लेके आया, वही सिस्टम है, वही सूबे हैं, और वही पे जो है वो 300 यूनिट की बिजली फ्री दे रहा है वो केजरीवाल। क्या वजह है कि उसकी जो टीम है सारी की सारी, वो उसमें कोई आपको करप्ट नहीं मिलेगा। सही है। कोई आप में उसको इस्तेसाल करने वाला नहीं मिलेगा। जब आप चीनी माफिया को साथ रखेंगे, जब बड़े बड़े लोगों को साथ रखेंगे, तो फिर भले आपको जितनी मर्जी अक्सरियत मिल जाए, तो आप इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही है। पाकिस्तान के अवाम को भी ये समझना चाहिए कि ये दरअसल तबकाती लड़ाई है। पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसको ये समझना चाहिए कि जो रूलिंग एलीट है वो उसके मसाइल का हल नहीं करेगी। वो इक़्तिदार में आ जाएगी, यही वज़ीर बन जाएंगे जिस तरह पहले थे। मुझे बताइए कि केपी में भी उनकी हुकूमत है, तो पंजाब में भी परवेज़ लाई की शक्ल में है। तो क्या इनकलाब है ना पंजाब के लिए? क्या दूध की नहरें बह गई हैं? क्या नौजवानों को मुलाजमतें मिल गई हैं? क्या जो भूख से मर रहे हैं लोग, उनकी भूख ख़त्म हो गई है? क्या जो लोग जल रहे हैं गुर्बत से, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो खुदकुशियाँ रुक गई हैं? क्या जो है वो मसाइल हल हो गए हैं? नहीं, मसाइल नहीं हल हुए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो फिर जब इन सूबों में उनकी हुकूमत है तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इस निज़ाम में वो वज़ीर आज़म बन के भी क्या कर सकेंगे? तो ये देखिए, एक मौका होता है कौमों की ज़िंदगी में। हम जहाँ पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, ये वो मुकाम है जहाँ पे एक कौम बन सकते हैं हम। क्योंकि एक जो बुनियादी नारा है आज़ादी या गुलामी, ये इसके ऊपर हम खड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत जो होती है किसी मुल्क की, किसी कौम की, वो नेशनलिज्म की होती है। आज हम नेशनलिज्म के नारे के ऊपर खड़े हैं, लेकिन नेशनलिज्म के नारे के ऊपर भी अगर आके 2/3 अक्सरियत भी खान साहब ले लेंगे, तो फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे इस सिस्टम में रहते हुए। इस सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है, सरासर तब्दील करने की ज़रूरत है कि जिसमें अवामी ये यहाँ पे रोकूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत भी मिल जाएगी, तो उसके बाद उनके पास असम्बली में ताकत होगी, वो जो मर्जी तरमीम करें, जो मर्जी करें। देखिए टीम क्या है, देखिए मैं बताऊं, देखिए मेरी बात सुने, वो अपनी जगह, उनकी नीयत में मैं कहता हूँ कोई शक नहीं किया जा सकता। बात ये है कि उनके साथ जो टीम है, जो उनके जो लोग हैं, उन्हें बताया कौन अवामी लीडर है जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम में से हो। देखिए, अवाम में से तो वो
कहते हैं ना, जो मैं भी हूँ जो तुम भी हो, ठीक है ना, अवाम तो वो होती है। तो ये जो बड़े बड़े जागीरदार है, इस्तेसाली सरमायादार है, खान साहब उन्हीं के हाथों में खेलेंगे, फिर उसी तरह IMF के हाथों में खेलेंगे। मतलब मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो ये जो IMF से छुटकारा है, या जिस तरह कोई भी हुकूमत में आता है, जब तक वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तैयार नहीं करता, आप पाकिस्तान के 100 इकोनॉमिस्ट को इकट्ठा करें, उनको उनके सामने रखें कि यार हमने IMF पे नहीं जाना, तो हमने कैसे IMF के चुंगल से निकलना है। सही है। कभी इसके ऊपर बात हुई, कभी इसके ऊपर रिसर्च हुई, कभी इस पे ऊपर किसी ने बात की? नहीं की। आप मांगते हैं, मांग के आप याशी करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, आप रोकते नहीं हैं किसी को, तो आप क्या कर सकेंगे? हालात पहले से जब वो थे इक़्तिदार में, तब भी तो चीज़ें उसी तरह महंगी हो रही थी। तो इस मुल्क का जो असल मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो 75 बरसों से पिस रहे हैं, और यही चेहरे बदल बदल के लोग उनको पीस रहे हैं। आप ये जो खान साहब के साथ खड़े हैं, जो घराने सियासत के जो फ़िरौन बन के बैठे हैं, साथ खड़े हैं, अब इनकी निकाल लें जो शजरा नसब है, इनके दादा पर दादा जो होंगे वो खड़े होंगे 47 में जनरल अयूब के साथ, फिर उसके बाद 60 में जनरल अयूब के साथ खड़े होंगे, पहले सिकंदर मिर्ज़ा के साथ खड़ेंगे, वही फिर यहिया के साथ होंगे, वही फिर भुट्टो के साथ होंगे, वही जनरल ज़िया के साथ होंगे, वही फिर उसके बाद नवाज शरीफ के साथ है, वही खान साहब के साथ है। इन लोगों के साथ तो आप पाकिस्तान में तब्दीली नहीं ला सकते, जिनका वजूद ही जो है वो पाकिस्तान के अवाम का इस्तेसाल करना है। असल चीज़ यही है। और ये इस तरह भी देखा जा सकता है सर, यहाँ पे मैं आपका कता कलामी आपकी बात में ऐड करूँगा, और फिर हम अगले आईनी और कानूनी हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पे देखें सिस्टम जिसके तहत जो लोग इनके साथ मुंसलिक हैं, नस्ल दर नस्ल ही आ रहे हैं वो सारे बिल्कुल लोग हमारे सामने, और जब हम उनको देखते हैं अपने अपने नीचे अपनी अपनी सतह पे, हम अपने इलाके के हिसाब से देख लें अपने MNA MPA को, तो वो सियासी पार्टियाँ बदलते हुए आज खान साहब, मैं भी ये सोचता हूँ कि क्या आवाम को ये चीज़ें समझ नहीं आती? आवाम को ये सोचना होगा, आवाम को ये समझना होगा कि ये एक लॉलीपॉप है। आज आपको जो तब्दीली का ख्वाब एक नज़र आ रहा है, इन लोगों के हाथों में, खान साहब पे तो बात ही नहीं कर रहे। हमने तो एक तरफ सियासी पार्टी जो नज़रिया 40 साल से मुल्क को लूट रहे, उनको तो एक साइड पे कर दिया, हम उसके तो हक़ में हैं ही नहीं। हम खान साहब की तरफ बात कर रहे हैं कि वो फिर वही सियासी एक टाइम गुजर रहा है, एक वक्त गुजर रहा है जो मुल्क को भी पता नहीं किस सतह पे लेके जा रहा है, और आवाम भी बेचारी पिस रही है। तो ये खान साहब को सोचना होगा, और ख़ास तौर पे आवाम को सोचना होगा। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा सर, जो हम आइनी और कानूनी हवाले से जो नुक्ता मुख्तलिफ माहिरीन कानून जो हैं वो देख रहे हैं, और बहुत से मुख्तलिफ चीज़ों पे बातें भी हो रही हैं कि खान साहब ने जो, उन्होंने भी गौर किया होगा, उनकी कानूनी टीम ने भी गौर किया होगा कि अब जो इतना बड़ा स्टेप लिया उन्होंने कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो किस हद तक उनके पास चांस है कि वो इसमें कामयाब होंगे, और किस हद तक PDM के पास चांस है कि वो कामयाब होंगे? आपको क्या नज़र आता है सियासत? देखें, अगर तो वो डेफिनेट असम्बलीज 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो तहलील कर सकते हैं, ठीक है, और उस सूरत में डेफिनेट नए इलेक्शन होंगे। अगर वो फ़र्ज़ करें 10 दिसंबर तक तहलील कर सकते हैं, तो आइन ये कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 दिसंबर से मौजूद है। जी हाँ, उनके पास मौजूद है। तो अभी तो कुछ उनके जो लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो उनके मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा भी हैं, उनकी भी राय मुख्तलिफ आ रही है। वो तो कई तो होंगे ना, डेफिनेट कई होंगे, वो चाहेंगे कि हम क्यों जाएं ना इतनी पहले, हम क्यों वजारतें छोड़ें, क्यों हम MP शिप छोड़ें। लेकिन अगर वो उसके बावजूद हो जाते हैं, तो ये मार्च की कोई 10 बनेगी, तो पीछे पीरियड कितना रह जाएगा। फिर उसके बाद आपके मार्च में ही रोज़े हैं, और वो अप्रैल तक रोज़े चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका पीछे कितना पीरियड रह जाएगा, 3-4 माह वैसे रह जाएंगे ख़त्म होने के। तो इस वजह से ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, ठीक है। अब इसके दौरान जो है वो अगर रेजोल्यूशन आ जाती है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आ जाती है, और इसी तरह अगर गवर्नर कह देते हैं कि एतमाद का वोट लें, तो फिर उस सूरत में जो है वो वो तहलील नहीं कर सकेंगे जब तक वो कार्रवाई ना हो। अच्छा, ये ऑप्शन उनके पास PDM जी, ये उनके पास है, ये और उनके इसको पास आप है। कैसे देखते हैं आईनी कानूनी वाले से कि ये वो कितने चांसेस है डेफिनेट है, जब सेशन इन प्रोसेशन हो, यानी कि इजलास जारी है,
तो उस दौरान तो फिर असम्बली को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। आपके सामने प्रेसिडेंट है कि इमरान खान साहब ने असम्बली को डिसॉल्व किया जब नेशनल असम्बली को, ठीक है ना, तो वो आ चुकी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जब वो आ चुका था तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो फिर आप असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपका इसका मतलब ये है। अच्छा, असल चीज़ ये है, देखें इसमें अवाम कहाँ है, अवाम का क्या फ़ायदा है। देखें कानूनी तौर पे ये जंग है बड़ों की। एक इस्तेसाली तबका इक़्तिदार में आ गया, दूसरा इस्तेसाली तबका बाहर हो गया, ठीक है। अब ये खींचातानी इनमें रहेगी, ये जाएगा तो दूसरा इस्तेसाली तबका आ जाएगा। बात ये है कि ये जो गिव एंड टेक का खेल है, ये जो म्यूजिकल चेयर दो इस्तेसाली तबकों के दरमियान हो रही है, ये जारी रहेगी। अवाम को निजात कब मिलेगी? अवाम को कोई निजात का कोई, किसी के पास कोई नहीं है, ठोस शक्ल नहीं है, कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। इमरान खान साहब के पास भी सिर्फ नारा है, ठीक है, कोई ठोस प्लानिंग नहीं है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को कैसे गुर्बत से निकालना है, ठीक है। कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये प्लान किया हो कि हम जो है वो अब IMF से हम हाथ छुड़ाएंगे, अब हम जो 70 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल है वो कैसे कम करेंगे। कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। नारा जरूर है। तो ये तो अगर आप पास प्लानिंग ना हो, सिर्फ नारा हो, तो आप बरसर इक़्तिदार आ भी जाएंगे तो अवाम को और मायूस करेंगे। पाकिस्तान में 75 बरसों में अवाम का इक़्तिदार नहीं आया, मैं आपको बताऊं। अच्छा, बिल्कुल नहीं आया। ये वो इक़्तिदार है जो बदल बदल के इस्तेसाली तबके ले रहे हैं, और ये जो सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो बना ही अवाम के इस्तेसाल के लिए था। मुझे ये बताइए कि ये ताजे बरतानिया ने बनाया सिस्टम, हमने उसी को कंटिन्यू किया ना, हमने इस सिस्टम को चेंज नहीं किया। बिल्कुल, जो पहली वही जो की वही उसी सिस्टम, गवर्नर जनरल हम बने। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की जंग आज़ादी में गर्दनें उतार दी और कब्जा कर लिया, पहला काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया, 1858 का एक्ट आया, और उसमें उन्होंने कहा कि आज के बाद जो हिंदुस्तान है ना, उसका जो रूल है वो डायरेक्ट क्वीन करेगी और वायसराय के जरिए होगा। और वायसराय क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है। 1947 में आ जाएं, 2 डिवीजन हो गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और जो सरबराह हुकूमत है वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। वही है। उसी को फिर हमने 1900 एक्ट ऑफ जो इंडियन एक्ट था 1935, उसी के तहत आगे चले। तो ये वही ब्यूरोक्रेसी, वही पॉलिटिशियंस, वही सारे का सारा सिस्टम, ये सिस्टम पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना ही नहीं है सिरे से। ये पाकिस्तान के अवाम को ज़िबा करने के लिए बना था, जो उन्होंने बनाया था इस्तेसाल के लिए। इसी वजह से उस 75 बरसों से अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, थानों में इस्तेसाल हो रहा है, ऐसे ही है। इंसाफ के मैदान जो हैं ऐवान, उनमें इस्तेसाल हो रहा है। सियासतदान इस्तेसाल कर रहे हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में बैठे इक्का दुक्का को छोड़ के, जिसको खौफ खुदा है, अदरवाइज वो इस्तेसाल कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हम कर्जे लेते हैं और अय्याशी ये करते हैं, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो अय्याशियाँ करते हैं। मुझे ये बताइए, कौम के ऊपर बुरा वक्त है, किसको रोटी खाने के लिए नहीं है, इनकी अय्याशियाँ उसी तरह बरकरार है। इनके ऊपर कट क्यों नहीं लगा? इनकी तनख्वाहें के ऊपर कट क्यों नहीं लगना चाहिए? इनके पेट्रोल क्यों नहीं बंद होने चाहिए? इनकी जो रेजिडेंसीज हैं उसके ऊपर कट क्यों नहीं लगना चाहिए? इनके जो 20-20 नौकर हैं वो कम, उस पे ऊपर कट क्यों नहीं लगना चाहिए? मुझे ये बताएं कि ये उसी तरह याशी कर रहे हैं, लेकिन और टैक्स पेयर की पैसे की और जो अमदाद है उसके ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, और अवाम को अब ज़िबा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अवाम ज़िबा होते रहेंगे जब तक अवाम को शौर नहीं आएगा कि जिनके पीछे वो चलते हैं वही उनके बड़े कातिल हैं। अवाम तो ये है, मेरी बात सुने, अवाम ये है कि जिस तरह एक भेड़ बकरी होती है ना, वो कसाई उसके ऊपर हाथ फेर के वो उसको लेके जाता है, हाथ फेरता है, वो दुम हिलाती जाती है बकरी, और भेड़ जो है आगे जाके वो कसाई जो है उसके गले के ऊपर छुरी चला देता है। हर 5 साल बाद, 3 साल बाद अवाम के गले के ऊपर
छुरी चलती है, ऐसे ही है। लेकिन इस अवाम को फिर भी पता नहीं चलता यही तो मैं बात कि ये छुरी वाले हैं, ये जो अब इक्तदार में आए हैं ये भी छुरी चलाने वाले हैं, 75 वर्षों से छुरी चला रहे हैं, और जो बाहर हैं वो इक्तदार में आने के लिए जो है वो पर तौल रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इक्तदार मिल जाए। तो अब वो भी अवाम के गले के ऊपर छुरी चलाएंगे। अवाम देखें, ये तबकाती लड़ाई है। 98% अवाम है, 2% अशराफिया है। जब तक पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला नहीं किया कि हमने अशराफिया से आज़ादी हासिल करनी है, हमने अशराफिया को समुंदर बुर्द करना है, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है, जिसने पाकिस्तान को गुर्बत दी है, जिसने पाकिस्तान के जो नौजवान है उनको बेरोजगारी दी है, उनसे रोजगार छीना है, उनके चूल्हों से जो वो उसकी जो रोशनी है वो छीनी है, उनको महंगाई दी है, ये सारी अशराफिया ने दी है। पाकिस्तान के अवाम को उसका शऊर होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को शऊर आएगा इस 2% अशराफिया के खिलाफ। पाकिस्तान की अवाम जब उठ खड़ी होंगी गली मोहल्लों में, पाकिस्तान की सड़कों में, तो फिर अब देखिएगा, फिर पाकिस्तान हकीकी मानों में आगे चलेगा, और फिर पाकिस्तान में आपकी जो क्लास है, वर्किंग क्लास है, जब क़यादत आगे आएगी तो पाकिस्तान को लीड करेगी, पाकिस्तान का तरक्की की तरफ सफर शुरू होगा। ये जो है, ये तो किसी अगर डेमोक्रेटिक सही डेमोक्रेसी हो, इन लोगों को किसी फैक्ट्री का कोई फोरमैन मुंतखब ना करे, इसकी ये कोई औकात है? आपका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, क्या है वो? बात उसको करनी नहीं आती, एजुकेशन के ऊपर वो नहीं बोल सकता, फॉरेन पॉलिसी पे वो नहीं बोल सकता, इस्तेसाल करके वो है। और लोग, मुझे दुख लगता है अभी भी लोग फिर भी इनके पीछे हैं। जब तक लोग भी इस अशराफिया के पीछे जाना नहीं छोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती। लोगों को चाहिए कि इस अशराफिया के पीछे जाना छोड़ दें, अपनी खुदी को उजागर करें और खुद पे भरोसा करें। पाकिस्तान के 98% अवाम मिलके वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हकीकी मानों में इस 2% अशराफिया से इक्तदार छीन लेगा। जब तक आप 2% अशराफिया से इक्तदार नहीं छीनेंगे और इनको मुसल्लत रखेंगे और ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, पाकिस्तान मजीद नीचे जाएगा। पाकिस्तान मजीद टाइटैनिक पाकिस्तान का अल्लाह ना करे वो डूब रहा है, लेकिन इनको एहसास नहीं है। ये टिकट कटाएंगे, ये बाहर भाग जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। खुदारा पाकिस्तान के अवाम को ये सोचना चाहिए। ये जो जज्बात आपके हैं सर, ये हकीकतन वो इंसान को जो तड़प होती है एक वतन के लिए, उसकी आवाम के लिए, लेकिन अवाम, जैसे आप कह रहे हैं ना, अवाम सोचती नहीं। आज हम देखते हैं तो सोसाइटी में अवाम जिसका ज़ाती काम निकलवा दिया किसी MNA MPA ने, उसकी नस्लें गुलाम हो गई, उसने अपने वोट उसी को देने हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे वो करप्ट है, बेईमान है। देखिए कंप्रोमाइज है ना। देखिए फिरौन के साथ क्या किया था, फिरौन के साथ यही किया था कि जो अवाम थी कंप्रोमाइज कर लिया था। ऐसे ही है बिल्कुल। वो उनके जो नौजवान थे, जो मेल थे, उनको वो ज़िबा करता था और खवातीन को रखता था, बदकारी करता था, और जो वो उनके साथ कंप्रोमाइज कर चुके थे। हमारे जो नौजवान है वो भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। क्यों नहीं इनके खिलाफ ये? लेकिन इसमें ये जो कंप्रोमाइज तबका है, इसके अलावा अभी जो हमने खान साहब के तबके की बात की, जिन्होंने खान साहब से उम्मीदें लगा ली हैं, इसका मतलब है कि इस सिस्टम में मायूसी होगी, उनको मायूसी फिर इस सतह की होगी कि वो मायूस होकर सियासत से ही मुतनफिर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ देखिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, मायूसी होगी क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। असल मसला, यानी आपको नजर भी यही आ रहा है आगे किसी उनके पास ठोस प्लानिंग नहीं है। तो जब जितनी ज्यादा उम्मीदें हैं उतनी ज्यादा फिर मायूसी होगी। जब मायूसी होगी, जब तक वर्किंग क्लास से लीडरशिप आगे नहीं आएगी, जिसने गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, बिल्कुल और अलमारी से झांकी हो, वो गरीब के मसाइल नहीं समझ सकता। गरीब के मसाइल को वही समझ सकता है जिसने गुर्बत की गर्मी महसूस की है, कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। थोड़ा सा शॉर्ट सा बता दीजिएगा, आपको सामने सियासी पहलू से और ये जो आईनी कानूनी असम्बलियों के हवाले से बात, सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप अगली सिचुएशन हमें बता दें जो आपके मुताबिक। मुझे तो बहुत खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है। मैं देख रहा हूँ आलमी सतह, मैं एक बड़े तनाज़र में देख रहा हूँ पाकिस्तान को। मेरा जो विजन है वो ये नहीं है जो पाकिस्तान में हो रहा है
कि ये वो हो रहा है, वो हो, इधर इक़्तिदार की जंग हो रही है। एक तरफ इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तुली हुई हैं, जो बलूचिस्तान में भी हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वो हैं, इसमें इंडियन लॉबी भी है, इसमें बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो हैं, और ये खेल खेल रही हैं। सही है। और वो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान को डुबोना चाहती हैं। हमने जब तक, और हम क्या करते हैं, हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, हम उसी के ऊपर जो है वो तकिया करके बैठे हैं। अमेरिका वो नहीं रहा जो 20 साल पहले था या 30 साल पहले था। सही। आपको चाइना, रशिया, इसकी तरफ भी देखना होगा। बिल्कुल ऐसे। और हमारी जो क़यादत है, चूंकि वो उसको इस चीज का एहसास नहीं है, हम समझते हैं कि ये IMF से लिया, याशी की, पेट्रोल और महंगा कर दो, रोटी और महंगी कर दो, महंगा कर दो, सारा कुछ। सही। तो ये मुझे तो बहुत ही भयानक तस्वीर नजर आ रही है। और अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक कोई मोजज़ा है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक बचा के रखे, क्योंकि ये जो सारे बड़े बड़े मैंने देखे हैं, मैंने करीब से देखा, ये पाकिस्तान से मुखलस नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के मुखलस नहीं हो सकते। अल्लाह खैर करे सर। जो अपने इक़्तिदार के लिए साने मॉडल टाउन में लाशें गिरा सकते हैं, इमरान खान से के ऊपर कातिलाना हमला कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इनको बस इक़्तिदार चाहिए, चाहिए लाशों के ऊपर चाहिए, चाहे वो गनी जैसा चाहिए, हालात जैसे भी हों। सही। अब वक्त है कौम बनने का। मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तानी कौम बन गई तो फिर पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो अगर ये इसी तरह ग्रोहों में बटी रही और इसी तरह उनके उसी से जो उनको ज़िबा कर रहे हैं उसी को अपना मसीहा समझती रही, तो फिर इस कौम को, फिर बनी इसराइल की कौम जैसे तबाह हो गई थी, तो इसको तबाही से कोई नहीं बचा सकता। चले सर, ये आपका बहुत शुक्रिया। हमारी तो कोशिश है आवाम के सामने सियासी शऊर के हवाले से जो अपना नुक्ता नज़र है, जो हालात आप देख रहे हैं, आप क्योंकि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासी हवाले से भी, कानूनी हवाले से भी, आइनी हवाले से भी, और ओवरऑल इंटरनेशनल सतह पे भी आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, तो एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम अपना मैसेज ही पहुंचा सकते हैं। हम जो अपना किरदार, कंट्रीब्यूशन अदा कर सकते हैं, वो आपके सामने है। अब आवाम को सोचना होगा। हमने सारी सिचुएशन लॉन्ग मार्च से पहले की सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च पे, और आपकी जो सियासी सूरत हाल बनी हुई उस पर भी बात कर दी है। आपके सामने सारी सूरत हाल, बड़े हकायक आपके सामने ईमानदारी से हमने आपके सामने रखे हैं। अब आवाम को ये सोचना होगा, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपनी ज़ाती मामलात, उन चीज़ों से निकल के हमें मुल्क की सतह पे सोचना होगा। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर आपको खाने को मिल रहा है तो सोचें ज़रा, जो दिहाड़ीदार बंदा है उस बेचारे के हालात क्या होंगे। चोरियां होंगी, खुदकुशियां होंगे, हालात, इसी माशरे में हमने रहना है। तो जो आग बाहर लगी है कल वो आपके घर तक पहुंचेगी, यही सूरत हाल है। इसलिए आपको मुल्की सतह पे सोचना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा, वरना अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। हमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। आज की गुफ्तगू का भी हमारा मकसद यही है। अगली गुफ्तगू के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।